इस वीडियो में हम देखेंगे कि ई कॉमर्स के कार्यक्षेत्र। तो ई कॉमर्स में समाविष्ट पक्ष और प्रदान की जाने वाली सेवाओं और प्रवृत्तियों के आधार पर ई कॉमर्स का कार्यक्षेत्र जो है वह कुछ इस प्रकार है। पहला है धंधा से ग्राहक। अब भाई धंधे से क्या कौन जुड़ा होता है? ग्राहक जुड़ा होता है। धंधा से व्यवसाय, धंधे से क्या जुड़ा होता है? व्यवसाय जुड़ा होता है। तीसरा है ग्राहक से ग्राहक जुड़ा होता है, ग्राहक से धंधा जुड़ा होता है। तो पहला देखेंगे हम कि धंधा से ग्राहक, बिजनेस टू कस्टमर। इसमें एक छोर पर व्यापारी और दूसरे छोर पर ग्राहक होता है। इंटरनेट द्वारा वेबसाइट के उपयोग द्वारा यदि व्यापारी ग्राहकों को अपने उत्पादनों या सेवाओं का विक्रय करे तो इसका समावेश इस प्रकार में होता है। ग्राहक किसी भी स्थान से किसी भी समय अपनी पसंद की वस्तुएं खरीदने के लिए ऑर्डर दे सकता है। भाई हम घर बैठे ऑर्डर दे सकते हैं। विक्रेता अपनी वस्तु का मध्यस्थी बिना सीधे ग्राहक को विक्रय करता है। क्रेता एक स्वतंत्र ग्राहक है। ऑनलाइन खरीदी इस व्यापार का उत्तम उदाहरण है। इस प्रक्रिया में क्रय विक्रय सरलता से होने के कारण यह खूब ही प्रचलित है। अभी ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज़्यादा प्रचलित हो चुकी है। वस्तु के फुटकर विक्रय के अतिरिक्त बिजनेस टू कस्टमर में ऑनलाइन बैंकिंग, परिवहन सुविधा जैसी सेवाओं का समावेश किया गया है। तो वस्तुओं को क्या किया जाएगा? ऑनलाइन खरीदा जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे कि ऑनलाइन बैंकिंग व्यवहार करना होगा, परिवहन की सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए वस्तुओं को घर तक पहुंचाने के लिए। तो इसमें इन दो सुविधाएं क्या हुई है? समाविष्ट हुई है। सेकंड देखेंगे धंधे से धंधा, मतलब बिजनेस टू बिजनेस। इस प्रकार में धंधा की इकाई या व्यवसाय दोनों होते हैं। आज के स्पर्धात्मक युग में धंधा की इकाइयों को परस्पर क्या होना पड़ता है? एक दूसरे पर आश्रित होना पड़ता है। बिजनेस टू बिजनेस व्यापार इस अवलंबन को सरल और अधिक प्रभावक बनाता है। स्वयं पूर्तिकर्ता, वितरक या अन्य मध्यस्थियों के साथ इस संबंध की स्थापना करता है। सम्मिलित व्यवसायियों के मध्य अधिक पारदर्शिता के कारण अधिक कार्यक्षमता प्राप्त की जा सकती है। बिजनेस टू बिजनेस की सहायता से व्यापारी की सामान्य व्यावसायिक प्रवृत्तियाँ जैसे माल संग्रह की व्यवस्था, माल स्टॉक की सूची की व्यवस्था, भुगतान की व्यवस्था आदि की कार्यक्षमता में क्या होती है? वृद्धि होती है। मतलब कि एक व्यापार दूसरे व्यापारी को क्या करेगा? इसमें सहायता करता है। तीसरा है ग्राहक से ग्राहक, मतलब कस्टमर से कस्टमर। इस प्रकार की व्यवस्था में ग्राहक से ग्राहक की व्यापारिक प्रवृत्तियाँ जुड़ी हुई है। हर एक ग्राहक की व्यापारिक प्रवृत्तियाँ क्या हुई है? एक दूसरे से जुड़ी हुई है। वेबसाइट पर इंटरनेट के उपयोगकर्ता विक्रेता या क्रेता दोनों ग्राहक होते हैं। वेबसाइट पर इंटरनेट के उपयोगकर्ता विक्रेता या क्रेता दोनों क्या है? ग्राहक होते हैं। किसी भी मध्यस्थी के बिना ग्राहकों को क्रय विक्रय की ऑनलाइन सुविधा प्राप्त होती है। इसका उत्तम उदाहरण नीलामी की साइट है ई ऑक्शन। यदि ग्राहक को कोई वस्तु बेचनी हो तो उस वस्तु को नीलामी की साइट पर सूची स्वरूप में रखता है और अन्य व्यक्ति उसकी बोली लगाते हैं। ज़्यादा मूल्य देने वाला वस्तु क्रय करता है। इसके अलावा OLX.com, Quikr.com में विक्रेता ग्राहक अपनी वस्तु की जानकारी और विक्रय मूल्य प्रस्तुत करता है और क्रेता के साथ सौदा होने के बाद क्रय विक्रय की प्रक्रिया होती है। OLX और क्यूकर का नाम आपने सुना है। तो किसके लिए नाम सुना था ये आपने? कि पुरानी चीज़ों को बेचो और उसके बदले नई चीज़ें खरीदो, लेकिन किसके ज़रिए? ऑनलाइन के ज़रिए, है ना। तो इसमें ग्राहक भी क्या बन जाता है? विक्रेता बन जाता है और विक्रेता भी कभी कभी क्या बन जाता है? ग्राहक बन जाता है। अगला है ग्राहक से धंधा, मतलब कस्टमर से बिजनेस। इस प्रकार के ई कॉमर्स में ग्राहक को योग्य लगे
इस प्रकार से अथवा जिस निश्चित उत्पादन या सेवा के लिए ग्राहक क्रय का इच्छुक हो उस मूल्य की व्यापक श्रेणी में उत्पादन और मूल्य बताती है। यह पद्धति मोल भाव में लगने वाले समय को कम करती है तथा ग्राहक और धंधा की इकाई दोनों की परिवर्तनशीलता में वृद्धि करती है। इस पद्धति में ग्राहक द्वारा भुगतान निश्चित किया जाता है। ई कॉमर्स की इसके अतिरिक्त मान लिया जाए तो निम्नानुसार व्यवस्था अस्तित्व में आती है। नंबर 1 है सरकार के व्यवसाय, सरकार से व्यवसाय, सरकार से नागरिक और सरकार से सरकार। देखिए बच्चों, ई कॉमर्स को यदि सफल बनाना है तो ई कॉमर्स के सफल अमलीकरण के लिए आवश्यक कौन कौन से साधन होते हैं। कोई भी धंधा प्रारंभ करने के लिए प्राथमिक अवस्था में किसकी आवश्यकता होती है? पूंजी की आवश्यकता होती है, मानव संसाधन और यंत्रों की आवश्यकता होती है। जबकि ई कॉमर्स में इनके अलावा, उपयुक्त के अलावा संसाधनों की आवश्यकता होती है। जैसे वेबसाइट का होना ज़रूरी है। वेबसाइट विकसित करना, उसका संचालन करना, देखभाल करना और संवर्धन करना। वेबसाइट में वेब अर्थात www मतलब वर्ल्ड वाइड वेब, साइट अर्थात की जगह। सरल भाषा में वेबसाइट का मीनिंग होगा वर्ल्ड वाइड वेब पीढ़ी का पता होता है। वैसे जैसे किसी दुकानदार ने दुकान खोल दी है तो वो उसका उस जगह का एड्रेस जो होगा उसके लिए क्या होगा? एड्रेस कहलाएगा। ठीक उसी प्रकार से अभी ऑनलाइन व्यापार करने के लिए किसी ने अपनी वेबसाइट खोली है तो यह उसके लिए वो क्या हो गया? उसका एड्रेस हो गया। वैसे वेबसाइट ये भौतिक भौगोलिक पता नहीं है, बल्कि पीढ़ी द्वारा दी जाने वाली सभी सामग्री ऑनलाइन उपलब्ध हो ऐसा संकलित स्वरूप होता है। सेकंड है इंटरनेट युक्त कंप्यूटर। अब जब तक कंप्यूटर में नेट नहीं डालोगे तब तक इसका यूज़ कर पाओगे क्या? नहीं। जैसे मोबाइल में चार्ज नहीं होगा, नेट पैक नहीं डाला होगा तब तक कि हम लोग इंटरनेट का उपयोग नहीं कर पाएंगे। ठीक इसी प्रकार से ई कॉमर्स में यदि व्यापारी या ग्राहक क्रय विक्रय या अन्य धंधा की प्रवृत्तियों से जुड़ते हैं तो इसके लिए उनके कंप्यूटर्स किससे जुड़े हुए होने चाहिए? इंटरनेट नेटवर्क से जुड़े हुए होने चाहिए। तीसरा है क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड। देखिए, क्रेडिट कार्ड का होना और डेबिट कार्ड का होना ज़रूरी है। ई कॉमर्स में क्रय विक्रय करने वाले व्यापारी एक दूसरे से परिचित नहीं होते हैं, एक दूसरे को जानते नहीं हैं। इससे दोनों के मौद्रिक लेन देन का प्रश्न उत्पन्न होता है क्या? नहीं। क्रेता खरीदी से पहले धनराशि देने में जोखिम का अनुभव करता है, जबकि विक्रेता धनराशि मिलने से पहले माल देने में जोखिम का अनुभव करता है। यह समस्या क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड क्या कर देते हैं? दूर कर देते हैं। इस कार्ड द्वारा भुगतान इस प्रकार होता है कि भुगतान के आदेश के बाद 7 दिन तक भुगतान रोका जा सकता है। इस प्रकार ये कार्ड्स भी ई कॉमर्स के व्यवहार में महत्वपूर्ण साधन होते हैं। ऑनलाइन व्यवहार कैसे किया जाता है? पूर्व खरीदी या विक्रय की अवस्था, इसमें विज्ञापन और जानकारी प्राप्ति का क्या होता है? समावेश होता है। क्रय या विक्रय की शर्तें, इसमें मूल्य निर्धारण और शर्तों का भी समावेश होता है। तीसरा है माल या धन का भुगतान। पहली और दूसरी अवस्था में सूचना का प्रवाह जुड़ा हुआ होता है, जबकि इस अवस्था में वस्तु और धनराशि के आदान प्रदान का समावेश होता है। इंटरनेट के माध्यम द्वारा ऑनलाइन व्यवहार किया जाए तो प्रक्रिया शीघ्रता से और कम खर्च में होती है। यह समग्र प्रक्रिया ग्राहक के दृष्टिकोण से वर्णित की गई है। पहला क्या है? पंजीकरण। ऑनलाइन खरीदी करने से पूर्व ग्राहक को अपना क्या करना होता है? पंजीकरण फॉर्म भरकर पंजीकरण करवाना आवश्यक होता है।
अब पंजीकरण करना अर्थात विक्रेता के यहाँ ऑनलाइन खाता खुलवाना। ऑनलाइन व्यवहार में रजिस्ट्रेशन अर्थात साइन अप होना। इसके लिए ई फॉर्म में खाता खुलवाने वाले का नाम, पता, फ़ोन नंबर आदि सूचनाएं देनी होती है। इस संबंध में व्यवहार करने के लिए पासवर्ड भी दिया जाता है। खाते की जानकारी इस पासवर्ड से सुरक्षित रखी जाती है। इस खाते में अन्य व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता है। अगर आपने पंजीकरण करवा लिया है तो आपका जो पासवर्ड होगा वो केवल आप ही जान सकते हो, इस खाते तक कोई दूसरा व्यक्ति पहुंच नहीं सकता। सेकंड है ऑर्डर देना। ऑनलाइन खरीदी करते समय विविध वस्तुएं पसंद करके शॉपिंग कार्ट में रखी जा सकती है। शॉपिंग कार्ट ऑनलाइन क्रय करते समय क्रेता द्वारा पसंद की गई वस्तुओं की सूची है। इस शॉपिंग कार्ट में खरीदी की सूची तैयार करने के पश्चात इसमें आगे के विकल्प पर जाकर धनराशि भुगतान का विकल्प पसंद किया जा सकता है। पहले क्या किया जाता है, वस्तुओं को पसंद कर लिया जाता है और शॉपिंग कार्ट में रख लिया जाता है, मतलब जो वस्तुएं खरीदी हुई है उनकी सूची तैयार हो जाती है। उसके बाद ही धनराशि का भुगतान किया जाता है। आएगा धन का भुगतान की व्यवस्था। ऑनलाइन खरीदी में धनराशि का भुगतान विविध रूप से हो सकता है, जैसे कैश ऑन डिलीवरी, मतलब जब सामान अपने यहाँ पहुँच जाए तब डिलीवरी देने के लिए जो आते हैं उनके हाथों देना, या फिर चेक के द्वारा, या फिर नेट बैंकिंग ट्रांसफ़र के ज़रिए, या क्रेडिट कार्ड के ज़रिए, या डेबिट कार्ड, या डिजिटल कैश के ज़रिए धन का भुगतान किसको किया जाता है, विक्रेता को किया जाता है। धन भुगतान की प्रक्रिया अलग अलग प्रकार से होती है। कैश ऑन डिलीवरी मतलब कि धनराशि का भुगतान इस पद्धति में खरीदी गई वस्तु मंगवाए गए पते पर प्राप्त हो जाए तब उसकी धनराशि का भुगतान किया जाएगा। मतलब जब हमें वस्तु प्राप्त होगी तब हम उसका भुगतान करेंगे, तो उसे क्या कहेंगे, कैश ऑन डिलीवरी। चेक द्वारा मतलब कि ऑनलाइन व्यापारी ग्राहक की ओर चेक प्राप्त करने की व्यवस्था भी कर सकता है। वस्तु का क्रेता विक्रेता को चेक देता है। विक्रेता व्यापारी चेक की धनराशि अपने खाते में जमा होने के बाद वस्तु क्या करता है, भेज देता है। तीसरा है नेट बैंकिंग ट्रांसफ़र। वर्तमान समय में बैंक इंटरनेट के माध्यम से धनराशि भुगतान अथवा स्थानांतरण की सुविधा भी ग्राहकों को देती है। इस प्रक्रिया में क्रेता भुगतान योग्य रकम अपने बैंक खाते से ऑनलाइन विक्रेता के खाते में ट्रांसफ़र कराता है। यह धनराशि ट्रांसफ़र होने के बाद माल को क्या कर दिया जाता है, विक्रेता द्वारा बेच दिया जाता है। क्रेडिट और डेबिट कार्ड का यूज़ आप सभी को पता है। इस प्रकार के कार्ड को प्लास्टिक द्रव्य के रूप में भी जाना जाता है। ये कार्ड्स ऑनलाइन मुद्रा के व्यवहार के लिए विशाल पैमाने में उपयोग किए जाते हैं। क्रेडिट कार्ड देने वाले बैंक कार्ड धारक को शाख पर क्रय करने की सुविधा देती है। कार्ड धारक की ऑनलाइन व्यापारी को भुगतान योग्य राशि संबंधित बैंक चुका देती है। बाद में निर्धारित समय में कार्ड धारक यह रकम बैंक को क्या करता है, चुका देता है। कार्ड धारक को हफ्ते से या अपनी सुविधा अनुसार निर्धारित समय में धनराशि का भुगतान करने की स्वतंत्रता होती है। डेबिट कार्ड धारक व्यक्ति को उसके खाते में जमा धनराशि जितनी ऑनलाइन खरीदी की सुविधा प्राप्त होती है। डेबिट कार्ड द्वारा ऑनलाइन व्यवहार होता है, तुरंत ही कार्ड धारक के खाते में से उतनी रकम का भुगतान हो जाता है। धन अगला क्या है, डिजिटल कैश। डिजिटल कैश मतलब कि यह एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा है जिसका मात्र साइबर स्पेस में ही अस्तित्व होता है। इस प्रकार की मुद्रा का कोई भौतिक अस्तित्व या स्वरूप नहीं होता, परंतु बैंक वास्तविक मुद्रा के इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप के उपयोग की सुविधा देती है। ग्राहक द्वारा बैंक को आवश्यकता अनुसार डिजिटल कैश जितनी मुद्रा का भुगतान करना होता है। तत्पश्चात ई कैश का फॉर्म संभालने वाली बैंक ग्राहक को एक विशिष्ट सॉफ्टवेयर भेजती है। ऑनलाइन क्रय के लिए यह डिजिटल कैश उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार
हमने क्या पढ़ा कि ऑनलाइन पेमेंट किस प्रकार किया जाता है। अभी देखेंगे कि व्यवहार जो है ये ऑनलाइन व्यवहार है, तो इन व्यवहारों का रक्षण और सुरक्षा किस प्रकार से होती है। परंपरागत वित्तीय व्यवहारों की तुलना में ऑनलाइन व्यवहारों में बहुत से जोखिम होते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप व्यवहार करने वाले व्यक्ति को आर्थिक प्रतिष्ठा या मनोवैज्ञानिक स्तर पर हानि हो सकती है। ई कॉमर्स में सुरक्षा की बात सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। ये जोखिम 3 प्रकार के होते हैं: व्यवहार का जोखिम, जानकारी का जोखिम और बौद्धिक संपत्ति और गुप्त जानकारी का जोखिम। नंबर 1 है व्यवहारों के जोखिम के सामने रक्षण। ऑनलाइन व्यवहार में ग्राहक ने ऑर्डर नहीं दिया है ऐसा विक्रेता बतलाता है, तो कभी ग्राहक ये बताता है कि उसने ऑर्डर नहीं दिया है। इसके अलावा माल के सही स्थान पर न पहुंचने या गुणवत्ता योग्य नहीं है जैसी शिकायतें प्राप्त होती है। इस सब जोखिमों के निवारण के लिए खाता पंजीकरण के समय उचित पहचान तथा पते की जांच करना और ग्राहकों को भी सुस्थापित बिक्री की साइट से ही खरीदी करनी चाहिए। तो ग्राहक को हमेशा क्या ध्यान रखना है कि जो सुस्थापित साइट है बिक्री की, उन्हीं का उपयोग करना है खरीदी करने के लिए। और पंजीकरण करवाते समय ध्यान रखना है कि उचित पहचान और सही पता दिया जाए। सेकंड है सूचना संग्रह के जोखिमों के सामने रक्षण। सूचना के संदर्भ में अनेक जोखिम होते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी की स्वार्थ के उद्देश्य से या मात्र आनंद के हेतु से चोरी किया जा सकता है अथवा बदला जा सकता है। आप वायरस या हैकिंग शब्द से परिचित हो। वायरस एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम है। वायरस कंप्यूटर सिस्टम में अपनी नकल खड़ी करता है और सूचना को क्षति पहुंचाता है, मतलब सूचनाओं को नुकसान पहुंचाता है। वायरस स्क्रीन पर प्रवेश करता है, कंप्यूटर कार्य में रुकावट उत्पन्न करता है, निर्धारित फाइल को हानि अथवा संपूर्ण तरीके से सिस्टम को क्या कर देता है, नुकसान पहुंचाता है। इन जोखिमों के निवारण के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का भी उपयोग हम लोग कर सकते हैं। तीसरा है बौद्धिक संपत्ति और गुप्तता के जोखिम के सामने रक्षण। इंटरनेट खुला मंच है, इसका उपयोग कोई भी कभी भी कर सकता है। तो एक बार कोई जानकारी इंटरनेट पर रख दी जाए अर्थात वह सार्वजनिक हो जाती है। ऑनलाइन व्यवहार करते समय दी जाती जानकारी जैसे कि ईमेल, पता, फ़ोन नंबर, पासवर्ड, इसके अलावा धंधे की बहुत सी जानकारी क्या रखनी होती है, गुप्त रखना आवश्यक होता है। इस प्रकार की जानकारी का दुरुपयोग होने से क्या हो जाता है, नुकसान पहुंचने की संभावना होती है। समय समय पर उपभोक्ता को अपना पासवर्ड हमेशा बदलते रहना चाहिए। अगला है, तो इन तीनों चीज़ों को क्या करना है कि ऑनलाइन व्यवहार यदि कर रहे हैं तो इन तीनों बातों का खास ध्यान रखना है कि व्यवहार के सामने जो जोखिम आते हैं उसके सामने रक्षण करना, सूचनाओं के सामने रक्षण करना, फिर बौद्धिक संपत्ति और गुप्तता की जो भी जोखिम है उनके सामने अपना रक्षण करना। अगला है आउटसोर्सिंग या बाह्य स्रोत किसे कहते हैं। धंधाकीय इकाई द्वारा कोई भी कार्य, फुटकर कार्य या प्रक्रिया किसी निश्चित समय अवधि के लिए अन्य समूह को अनुबंध के रूप में सौंपा जाए तो इसे आउटसोर्सिंग कहते हैं। अर्थात कि कोई भी धंधाकीय इकाई यदि अपना फुटकर कार्य या प्रक्रिया किसी निश्चित समय के लिए, किसी फिक्स टाइम के लिए किसी और समूह को अनुबंध के जरिए सौंपे तो उसे हम आउटसोर्सिंग कहते हैं। धंधाकीय इकाई अपनी मुख्य प्रवृत्तियों पर ज़्यादा अच्छी तरह से ध्यान दे सके, इसके लिए आउटसोर्सिंग आवश्यक है। इसलिए कंपनी गौण कार्यों का आउटसोर्सिंग करवाती है। इसके अलावा बहुत सी धंधाकीय इकाइयाँ बौद्धिक कार्य उनका मुख्य कार्य होने के बावजूद
आउटसोर्सिंग करवाती है। आउटसोर्सिंग कंपनी में या कंपनी के बाहर भी करवाई जा सकती है। जैसे कार बनाने वाली कंपनी यदि टायर बनाने के लिए यदि किसी और कंपनी को आदेश दें तो ये क्या हो गया, आउटसोर्सिंग हो गया। आगे देखो, धंधा की प्रक्रिया बाह्य स्रोत, मतलब बिजनेस प्रोसेस क्या है, आउटसोर्सिंग। तो इसकी कल्पना मतलब कि बीपीओ अर्थात कंपनी के विशिष्ट कार्यों या कंपनी के विशिष्ट कार्यों या प्रक्रियाओं को पूर्ण करने के लिए बाह्य कंपनी या समूह की करार आधारित सेवा प्राप्त करना है। यह उदाहरण दिया है, जो कंपनियां कॉल सेंटर या डेटा एंट्री का कार्य आउटसोर्सिंग करवाने की इच्छुक होती है, उनका मूल उद्देश्य खर्च में कटौती करना होता है। आउटसोर्सिंग प्रचलित होने का एक कारण यह भी है कि एक ही प्रकार के कार्य के लिए आवश्यक मानव संसाधन विविध देशों में अल्प दर पर उपलब्ध होते हैं। इसलिए भारत, चीन जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश बीपीओ के लिए प्रथम पसंद बने हैं। अब बीपीओ की आवश्यकता मतलब कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग की आवश्यकता क्यों होती है, तो बीपीओ कंपनी के कॉरपोरेट वर्ग के कर्मचारियों को दैनिक गौण कार्यों के दायित्व से मुक्त करता है। इससे ये कर्मचारी उत्पादक प्रवृत्तियों पर विशेष ध्यान दे सके तथा ग्राहकों पर ध्यान केंद्रित कर सके। पहला क्या है, इसमें खर्च में कटौती। धंधादारी इकाई बिलिंग, खरीदी, डेटा एंट्री, मार्केटिंग, सर्वेक्षण जैसे फ्रंट ऑफिस के कार्यों का आउटसोर्सिंग करके अपने खर्च घटा सकती है। सेकंड है कंपनी का मुख्य व्यवसाय पर ध्यान। धंधादारी इकाइयों के दैनिक कार्यों का आउटसोर्सिंग करने से संचालक मुख्य व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। तीसरा है कार्य कुशलता का लाभ। धंधादारी इकाइयाँ कर्मचारियों की भर्ती करके उनको प्रशिक्षित करें। इसके स्थान पर आउटसोर्सिंग द्वारा गुणवत्ता युक्त पूर्ण कार्य करवा सकती हैं। चौथा है परिवर्तनशीलता। परिवर्तनशील मांग को पूर्ण करना, मतलब कि बीपीओ कंपनियां ग्राहकों की निरंतर बदलती मांग को पूर्ण करने के लिए सुविधा देती है। पांचवा है लाभ में वृद्धि। व्यापारी इकाइयाँ ऐसे कार्य जो कम महत्वपूर्ण हों उन कार्यों की आउटसोर्सिंग करवाकर कंपनी के महत्वपूर्ण घटकों पर विशेष ध्यान केंद्रित कर सकती है। जैसे विक्रय वृद्धि, नए उत्पादनों को विकसित करना, व्यापार के क्षेत्र में वृद्धि करना तथा ग्राहक सेवा और संतोष में वृद्धि करना। परिणाम स्वरूप धंधा की इकाई के लाभ में वृद्धि होती है। तो बीपीओ का कार्य क्षेत्र मतलब कि बैंक ऑफिस आउटसोर्सिंग, फ्रंट ऑफिस आउटसोर्सिंग यानी कि बिलिंग, खरीदी, डेटा एंट्री जैसे व्यवहार के आंतरिक कार्य किए जाते हैं। मार्केटिंग या टेक्निकल, ग्राहक संबंधी जैसी सेवाओं का समावेश इसमें होता है। केपीओ मीन्स ज्ञान प्रक्रिया बाह्य स्रोत यानी कि नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। केपीओ की संकल्पना, केपीओ अर्थात ज्ञान संबंधी प्रक्रिया की आउटसोर्सिंग। बीपीओ में कार्य संबंधी प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जबकि केपीओ की प्रक्रिया में मुख्य रूप से ज्ञान संबंधी प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। केपीओ में ऐसी प्रक्रियाओं का समावेश किया जाता है जिनमें उच्च स्तर का ज्ञान और कुशलता अपेक्षित हो, जो कंपनी के विकास के लिए उत्तरदायी हो। केपीओ की आवश्यकता नंबर 1 देखेंगे, सर्वोत्तम निपुणता की प्राप्ति। केपीओ की सेवा देने वाली संस्था के पास प्रशिक्षण और मानव संसाधन पर विनियोग के परिणाम स्वरूप उच्च कोटि की कुशलता होती है और धंधा की इकाई को इसका लाभ न्यूनतम खर्च पर प्राप्त होता है। केपीओ श्रेष्ठ तकनीक, मानव संसाधन और पद्धति पर
महत्तम विनियोग करके श्रेष्ठ परिणाम देती है। कार्य अनुभव होने के कारण उन्होंने उच्च स्तर की प्रवीणता प्राप्त की होती है। कौशलों की प्रवीणता धंधा की इकाइयों को न्यूनतम विनियोग से अधिकतम लाभ देती है। सेकेंड है स्रोतों का महत्तम उपयोग। प्रत्येक धंधा की इकाई को प्राप्त साधन सीमित होते हैं। आउटसोर्स के कारण इकाई के मानव संसाधन मुक्त हो जाते हैं। उनका अधिकतम उपयोग ग्राहक लक्ष्य प्रवृत्तियों में किया जा सकता है। तीसरा है जटिल समस्याओं का समाधान। विविध जटिल समस्याएं जिनमें उच्च स्तर के तकनीक कौशल की आवश्यकता होती है, ऐसी समस्याओं का निराकरण आउटसोर्सिंग द्वारा सरलता से किया जा सकता है। चौथा है मुख्य कार्यों पर विशेष ध्यान। आउटसोर्सिंग की सहायता से धंधा की इकाई अपने मुख्य कार्य पर विशेष ध्यान केंद्रित कर सकती है। जैसे कोई एक विद्यालय कंप्यूटर शिक्षण, कैंटीन की सुविधा, स्टेशनरी की सुविधा जैसे कार्यों को आउटसोर्स करें तो संस्था के मुख्य कार्यों पर अधिक ध्यान दिया जा सकता है। पांचवा है द्रव्य का महत्तम उपयोग। धंधा की इकाई में बहुत से कार्यों की आउटसोर्सिंग की जाती है, तो ऐसे कार्यों के लिए पूंजी विनियोग करने की आवश्यकता नहीं होती है। परिणाम स्वरूप इस पूंजी का महत्तम उपयोग धंधे के विकास के लिए किया जा सकता है। छठा है खर्च में कमी। आउटसोर्सिंग के प्रचलित होने के मुख्य कारणों में एक कारण खर्च में कमी है। कंपनी द्वारा बाजार, प्रक्रिया, संशोधन, विकास जैसे कार्यों की आउटसोर्सिंग करने से धंधा की इकाई के खर्च में कमी होती है। सातवां है जोखिम में कमी। वर्तमान परिस्थिति में बाजार स्पर्धा, सरकारी नीति नियमों और टेक्निक में बहुत ही शीघ्रता से परिवर्तन होता है। हम कुछ नया सीखते हैं तब तक कि और कुछ न कुछ बदलाव टेक्नोलॉजी में आ जाता है। धंधा की इकाई द्वारा किया गया विनियोग समय के साथ अनुपयोगी हो जाता है। आउटसोर्सिंग से इन जोखिमों में कमी हुई है। तो केपीओ का कार्यक्षेत्र कुछ इस प्रकार है। देखो, व्यापार और बाजार संशोधन करना, कानूनी सेवाएं, मेडिकल सेवाएं, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन, संशोधन और विकास, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, एनिमेशन और डिज़ाइन, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? केपीओ के अंतर्गत आते हैं। तो इसके साथ ही हमारा चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा? सूचना संचार का अर्थ, सूचना संचार की परिभाषा, इंटरनेट किसे कहते हैं, ई कॉमर्स किसे कहते हैं, ई कॉमर्स का कार्यक्षेत्र क्या है, और ई कॉमर्स के सफल अमलीकरण के लिए कौन कौन से साधन आवश्यक होते हैं। इसके साथ ही हमने देखा कि ऑनलाइन व्यवहार किस प्रकार किया जाता है, व्यवहारों का रक्षण किस प्रकार से किया जाता है, और आउटसोर्सिंग बीपीओ किसे कहते हैं और केपीओ किसे कहते हैं, और केपीओ का कार्यक्षेत्र क्या है, बीपीओ का कार्यक्षेत्र क्या है, इनकी आवश्यकता क्यों होती है। तो ये सभी हमने इस चैप्टर में जाना। तो बच्चों, आपको ये वीडियो ध्यान से सुननी है और इसको समझने का प्रयास करना है, क्योंकि अभी जो वर्तमान कंडीशन है वह इंटरनेट की यूज़ वाली कंडीशन है। तो आप लोग सभी इंटरनेट का यूज़ करते हो तो आपको ये सभी चीज़ें समझने में आसानी होगी।